कहानी का नाम छाया छवि। आज कई दिनों के बाद मैं शाम को सैर करने निकली। अक्सर मैं यूं ही पैदल पैदल घूमते हुए जग्गू बाजार की ओर निकल जाती हूँ। विंडो शॉपिंग का शौक जो है, मुझे खासकर फुटपाथ पर सामान लेकर बैठने वाले हॉकर्स से सामान लेना बेहद पसंद है। आज शाम सचमुच बहुत ही सुहानी थी। ठंडी हवा में इधर उधर सैर करने में बड़ा आनंद आ रहा था। शाम कब ढल गई पता ही नहीं चला। रात होने को थी। मैंने मोबाइल में समय देखा तो शाम के 7 बज रहे थे, किंतु पतिदेव के घर लौटने में अभी भी घंटा भर बाकी था। तो मैंने भी अपने सैर सपाटे का प्रोग्राम कुछ देर के लिए और बढ़ा दिया। अचानक मेरी नज़र एक बूढ़ी औरत पर पड़ी जो कि कुछ प्लास्टिक का सामान जैसे कंघी, टोकरी, आईना, कटोरे वगैरह लेकर फुटपाथ पर बैठी थी। उसका सामान बेचने का तरीका दूसरे हॉकर्स से बिल्कुल अलग था। वह एक कोने में शांति से बिना कोई शोर शराबा किए अपना सामान ग्राहकों को बेच रही थी। मैंने झुककर उनसे पूछा, अच्छा आंटी, इस बड़े कटोरे की क्या कीमत है? आंटी ने मेरी ओर देखा और फिर हड़बड़ाकर झट से सर झुका लिया और कहा, 20 टका। मुझे उनका चेहरा थोड़ा जाना पहचाना सा लगा, लेकिन मुझे याद ही नहीं आ रहा था कि मैंने उन्हें कहाँ देखा है। फिर मैं एक तरफ खड़ी होकर उन्हें देखने लगी। थोड़ी देर में कुछ ग्राहकों के सामान खरीदने पर बूढ़ी आंटी ने उन्हें सामान दिया और पैसे लेने के लिए हाथ आगे किए तो मुझे उनका हाथ दिखाई दिया। हाथ देखते ही मुझे सब कुछ याद आ गया। जैसे ही ग्राहक वहां से गए, मैंने उन बूढ़ी औरत के सामने जाकर पूछा, छवि आंटी, कैसी हैं आप? उस बूढ़ी औरत ने आश्चर्य से मेरी ओर देखा और हकलाते हुए कहा, कौन हो तुम? कौन हो तुम? मैं किसी छवि को नहीं जानती। मेरा नाम छवि नहीं है। मेरा नाम तो तभी मैंने चिल्लाते हुए कहा, बंद करो अपना ये नाटक। वैसे ये बताओ, तुम जेल से कब छूटी? उस बूढ़ी औरत ने गुस्से से मुझे कहा, क्या अनाप शनाप बोले जा रही हो? अगर तुमने मुझे परेशान किया तो मैं चिल्लाकर लोगों को बुला लूंगी और कहूंगी कि तुम मुझ गरीब बूढ़ी को यूं ही परेशान कर रही हो। मैंने कहा, तुम्हारी इन गीदड़ भभकियों से मैं डरने वाली नहीं हूं। तुम क्या बुलाओगी? मैं ही लोगों को बुला लेती हूँ और उन सबको बता भी देती हूँ कि तुम एक सजा याफ्ता मुजरिम हो। तभी बगल के एक दुकानदार ने कहा, दीदी की होए छे, क्या बात है? क्यों आप एक असहाय बूढ़ी विधवा को दर मुलाई करके परेशान कर रही हैं? अगर सामान आपके बजट में नहीं है तो किसी और दुकान पे खोज लीजिए। इस बेचारी बुढ़िया को क्यों दुकान बढ़ाने के वक्त परेशान कर रही हैं? बेचारी सारा दिन कड़ी धूप में मेहनत करके 2 जून का खाना कमा पाती है। आप अमीरों से हम गरीबों का इतना सुकून भी नहीं सहा जाता क्या? मैंने कहा, भाई साहब, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं इन्हें सता नहीं रही हूँ, बल्कि सबके सामने इनकी असलियत जाहिर कर रही हूँ। और जिसे आप गरीब विधवा कह रहे हैं ना, अगर इसकी असलियत आपको पता लगेगी तो आप लोग इसे यहाँ इस बाजार में बैठने भी नहीं देंगे। शोर शराबा होते ही की होए चे, क्या हुआ कहते हुए कुछ अन्य लोग भी वहां जमा हो गए। दूसरी ओर मैंने देखा, छवि आंटी जल्दी जल्दी अपना सामान पैक करके वहां से रफू चक्कर होने की कोशिश में थी। यह देखकर मैंने कहा, इतनी भी जल्दी क्या है आंटी? कहाँ जा रही हैं आप यहाँ से खिसक कर? सबको बतला तो दो कि आप किस अपराध में जेल गई थी। फिर मैंने भीड़ को मुखातिब करते हुए कहा, आप सब भी सुन लीजिए। इस औरत ने अपने बेटे की पत्नी और अपनी 1 माह की पोती को जलाकर मार डाला था। जब इसकी बहू पेट से थी तब इसने डॉक्टर से ये जानना चाहा था कि गर्भ में जो बच्चा है वो लड़का है या लड़की। जब डॉक्टर ने ये कहा कि क्या फ़र्क पड़ता है इससे कि लड़का है या लड़की, होगा तो वो आपका ही पोता या पोती। पता है इन्होंने डॉक्टर से क्या कहा? पोता तो खानदान का चिराग होता है जो अपने घर को रोशन करता है, लेकिन पोती
हाँ, पोती तो वो चिंगारी है जो पूरे घर को ही जलाकर राख कर देती है। डॉक्टर को इन पर तभी संदेह हो गया था और उन्होंने इनकी इस बात को अपने फ़ोन पर रिकॉर्ड कर लिया था। वे ये जानते थे कि जेंडर का पता चल जाने पर सिर्फ गांव में ही नहीं, शहरों में भी लोग गर्भपात करा देते हैं। क्या आप लोग जानते हैं, इन्होंने गर्भ में बच्चे का जेंडर जानने के लिए डॉक्टर को रिश्वत भी देने की कोशिश की थी। ये तो भला हो उस डॉक्टर का जिसने इस काम के लिए साफ मना कर दिया और ये कहा कि हमें इजाज़त नहीं है इस तरह की जानकारी देने की। जब डिलीवरी होगी आपको खुद ही पता चल जाएगा। जानते हैं इस महिला ने उस वक्त डॉक्टर को क्या कहा? इसने कहा कि अगर पेट में लड़की है और तुमने खुद उसे खत्म नहीं किया तो उसके पैदा होते ही मैं खुद उसे मार डालूंगी, क्योंकि मैं अपने खानदान को जलकर खाक नहीं होने दूंगी। अब भीड़ में से एक बोला, ये आप क्या कह रही हैं दीदी? क्या आप सचमुच इसी महिला की बात कर रही हैं? हम तो इसे कई दिनों से जानते हैं, यहाँ दुकानदारी करते देख रहे हैं। आज तक इसने कभी किसी को परेशान नहीं किया। बहुत ही शांत औरत है। मैंने कहा, जी हाँ, मैं इसी महिला की बात कर रही हूँ। आप लोग नहीं जानते, इसने न सिर्फ ये सब बातें डॉक्टर बाबू से कही थी, बल्कि जब इसके घर पोती का जन्म हुआ तो इसने अपनी 26 साल की बहू और 1 माह की पोती को जलाकर मार भी डाला था। अभी 2 साल पहले ये खबर सारे अखबारों की सुर्खी में थी। हर कोई छवि आंटी की तरफ हैरत से देख रहा था। छवि आंटी थम से जमीन पर बैठ गई और रोते हुए बोलने लगी, बहुत हो गया सुनीता, अब बस करो, मैं खुद ही बाकी की कहानी इन सबको बता देती हूँ। वे अपने माथे पर हाथ मारते हुए कहने लगी, हाँ, ये लड़की सही कह रही है, हूँ मैं सजा याफ्ता मुजरिम। मारा है मैंने अपनी बहू और पोती को। मैं अपनी बहू को बचा तो सकती थी, लेकिन मेरी मति मारी गई थी। मैंने उन दोनों में से पहले अपनी बहू को नहीं चुना और पोती को बचाने की कोशिश की और बहू को अकेले मरने छोड़ दिया। ये मेरे हाथ देखो। उन्होंने अपने दोनों जले हुए हाथ आगे करके दिखाए और कहा, उस हादसे में अपनी जलती हुई पोती को बचाने में जले थे ये हाथ, लेकिन मेरी बदकिस्मती तो देखो, मैं अभागी न तो अपनी पोती को ही बचा सकी और ना ही अपनी बहू को। सचमुच मैंने अपनी बहू और पोती को जला दिया। वे अब जोर जोर से अपने सिर पर हाथ मार मार कर विलाप कर रही थी। वहाँ सब लोग इस कहानी को सुनकर स्तब्ध हो गए थे और उन सब की नज़र उन्हीं पर टिकी हुई थी, मेरी भी। थोड़ी देर रोने के बाद छवि आंटी ने आगे कहना शुरू किया, मैं अपनी बहू के साथ बहुत खुश थी। मैंने खुद ही तो अपने लड़के के लिए उसे चुना था। मेरी बहू का नाम प्रमिला था और वो सचमुच बहुत ही सुंदर और सुशील थी। लेकिन शादी के दौरान मेरे समधी और समधन ने हम लोगों से एक बात छुपाई थी कि मेरी बहू को एक मानसिक रोग है। उसे एक अलग तरह का OCD था, मतलब ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। थोड़ा बहुत तो सभी में होता है, जिसके लिए इलाज की ज़रूरत नहीं होती, जैसे बार बार हाथ धोना, बर्तन को बार बार मांजना, दरवाजे पर ताला लगाकर बार बार चेक करना, सफाई को लेकर अतिरिक्त ध्यान देना वगैरह। लेकिन मेरी बहू को ऐसी कोई समस्या नहीं थी। उसे तो बस आग से गहरा लगाव था। शादी के कुछ दिन पश्चात मैंने देखा कि वो घर में धूप जलाने के समय माचिस की तीली तब तक जलने देती है जब तक कि वह पूरी तरह जलकर खत्म न हो जाए, यानी जब तक उसकी उंगलियों को न जला दे और वहाँ छाला न पड़ जाए। फिर मैंने उसे अपने बेटे के लाइटर से आँखों की पलकों और भौहों को जलाते हुए देखा। एक अजीब सी खुशी मिलती थी उसे ऐसा करने में। मैंने अपने बेटे से इस बारे में कुछ भी नहीं कहा। सोचा पहले बहू से ही इस बारे में बात कर लूं। मैंने उससे पूछा, तुम्हें क्या मिलता है ऐसा करने से? क्यों कष्ट पहुंचाती है स्वयं को? जवाब में उसने कहा, माँ, मुझे तो बचपन से ही आग से खेलना बेहद पसंद है। आग से मेरे बदन को कष्ट नहीं मिलता, आराम मिलता है। ये जवाब सुनकर मैं हैरान रह गई थी, क्योंकि मैं तब तक ऐसी किसी मानसिक बीमारी के बारे में नहीं जानती थी। जब मैंने अपने समधी और समधम से इस बारे में बात की तो उन्होंने कहा कि हाँ, उन्हें इस बारे में मालूम है
किंतु जानबूझकर ही यह बात उन्होंने हमसे छुपाई थी ताकि रिश्ता न हाथ से चला जाए। मगर साथ ही यह भी बताया कि डॉक्टर द्वारा दी गई कुछ दवाइयों के सेवन से वह ठीक रहती है। बिना देर किए हम लोगों ने उसकी दवाइयाँ उसे खिलानी शुरू कर दी। दवा लेने के 15 दिनों के बाद ही मैंने बहू में बदलाव देखा। अब उसने वह अजीबोगरीब आग वाली हरकतें बंद कर दी थी। लेकिन परेशानी तब शुरू हुई जब वह गर्भवती हो गई। डॉक्टर ने अब वो दवाइयाँ बंद करा दी थी क्योंकि बच्चे के लिए वे दवाइयाँ हानिकारक थीं। मुझे घर के काम से फुर्सत ही नहीं मिलती थी और मैं हर समय अपनी बहू पर नज़र नहीं रख पाती थी। इसलिए बेटे से कहकर मैंने अपने समधी और समधन को कुछ दिन घर आकर रहने का सुझाव दिया ताकि बहू की ठीक तरह से देखभाल की जा सके। उन्होंने भी खुशी खुशी प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। उनके आने पर हम सभी लिविंग रूम में बैठकर हंसी मजाक कर रहे थे। अचानक मेरी बहू उठी और अपने माता पिता को देखकर बोली, माँ, मुझे बचा लो पिताजी, ये औरत मुझे मार डालेगी। ये आग से मुझे घोर पीड़ा देती है क्योंकि आप लोगों ने इन्हें दहेज नहीं दिया है। अगर आज आप मुझे यहाँ से नहीं ले गए तो ये मुझे मार डालेगी। प्रमिला की यह बात सुनकर मैं बहुत आश्चर्य में थी। मेरे लाख समझाने पर भी उसके माता पिता उसे उसी दिन उसी वक्त एक कपड़े में ही अपने साथ ले गए। मैंने उन्हें लाख रोकने की कोशिश की किंतु असफल रही। हम हर रोज उन्हें फ़ोन करते थे किंतु वे हमेशा हमारा फ़ोन काट देते थे। रविवार को हम दोनों माँ बेटे उनसे मिलने भी जाते थे पर वे दरवाज़ा तक नहीं खोलते थे। इसी तरह 4 महीने बीत गए। अचानक एक समधी जी का एक दिन फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि मेरी बेटी को नर्सिंग होम में भर्ती कर दिया गया है। आपको सूचित करना हमारा कर्तव्य है, इसीलिए आपको फ़ोन कर रहा हूँ। मैं दौड़कर अपने बेटे को लेकर नर्सिंग होम पहुँची। बच्ची के आने से फिर से सब कुछ ठीक हो गया था। प्रमिला और पोती को लेकर हम घर लौट आए। सब कुछ ठीक ही चल रहा था। उस दिन भी प्रमिला बच्ची के साथ मेरे ही बगल में लेटी हुई थी। पता नहीं कब मेरी आंख लग गई। अचानक बचाओ बचाओ प्रमिला की आवाज़ और बच्ची के चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनकर मेरी आंख खुली। बगल में देखा तो प्रमिला और पोती वहाँ नहीं थी। मैं दौड़कर रसोई में गई तो वहाँ मैंने यह भयानक दृश्य देखा। प्रमिला बच्ची को गोद में लेकर जल रही थी। हड़बड़ाते हुए अनजाने में मैंने बच्ची को उससे छीनने की कोशिश की। उसी वक्त मेरा ये हाथ जल गया। मैंने भागकर बच्ची को बाथरूम में उसके नहाने के टब में डाला और नल चालू कर दिया। दूसरी ओर प्रमिला जलती हुई अवस्था में ही घर के मुख्य द्वार को खोलकर चिल्ला रही थी, बचाओ बचाओ, कोई मेरी बच्ची को बचाओ, इस औरत ने हमें जला दिया है। जल्दी ही पड़ोसी और अगल बगल के फ्लैट के कई लोग वहां जमा हो गए। उन्होंने जमीन पर पड़ी मेरी बहू प्रमिला पर पानी डालना शुरू कर दिया। फिर पता नहीं किसने एम्बुलेंस बुलाई। मैं स्तब्ध सी वहीं खड़ी की खड़ी रह गई। तभी एक सज्जन आए और मुझसे पूछा, बच्ची कहाँ है? मैंने बाथरूम की ओर इशारा किया। उसी वक्त किसी ने पुलिस को भी सूचना दे दी। फिर मुझे पुलिस स्टेशन ले जाया गया, फिर कोर्ट, फिर मेरे समधियों का बयान, उनके वकील की दलीलें, सब कुछ मेरे खिलाफ ही था। फिर मुझे जेल ले जाया गया। मैं 6 महीने जेल में थी। फिर जज ने मुझे छोड़ दिया। आप में से जो भी सोचते हैं कि मैं अपराधी हूँ, वे सही हैं। हूँ मैं सजा याफ्ता मुजरिम। यह कहकर वे जोर जोर से रोने लगी। बाकी सब अवाक हैं, मैं भी। उनकी कहानी सुनकर मन द्रवित हो गया था। मैंने छवि आंटी को गले लगा लिया और कहा, हमें जो कहा जाता है हम आंखें बंद करके उस पर विश्वास कर लेते हैं। आंटी, मैं हाथ जोड़कर आपसे माफ़ी मांगती हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। जो लोग इतनी देर से उनकी कहानी सुन रहे थे, उन्होंने भी कहा, सही है आंटी, आपको प्रमिला को उसके पिता के घर में ही रहने देना चाहिए था, वही सही होता। मैंने आंटी का हाथ पकड़कर उन्हें उठाया और उनका सामान बांधने में उनकी मदद करने लगी। तब तक भीड़ छंट चुकी थी। मैंने छवि आंटी से पूछा, आंटी, क्या आप अब अपने फ्लैट में नहीं रहती हैं? नहीं रे, मैं अब एक वृद्धाश्रम में रहती हूँ। फिर वे मेरी ओर पलटी।
उनके हाथ में एक जलती हुई माचिस की तीली थी। वे उसे कुछ क्षण घूरती रहीं। तीली अंत तक जलकर उनकी उंगलियों को जला रही थी। तीली बुझने पर उन्होंने उसे फेंक दिया और फिर अपनी उंगली को नाक के पास ले जाकर जोर से सांस टानी। आग की जलन कितना सुकून देती है ना। उनके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कुराहट थी। वे धीरे से मेरे करीब आईं और मेरे कान में फुसफुसाते हुए बोली, कैसी लगी मेरी कहानी सुनीता? इस बार मैं चौंक गई। ऐसा लगा मानो मुझे किसी ने आकाश से उठाकर जमीन पर पटक दिया हो। वे ठहाका लगाकर हंसी और बोली, मानसिक रोग मुझे है और ये दवाइयाँ ये भी मैं ही लेती हूँ। उस डॉक्टर ने अगर उस दिन मेरी बात मान ली होती ना, तो मुझे ये सब नहीं करना पड़ता। असली कहानी तो अखबार में छप ही चुकी है। मैं मानसिक रोगी हूँ ना, तभी तो मुझे जेल से सिर्फ 6 महीने में रिहा कर दिया गया। फिर उन्होंने एक उन्मादित ठहाका लगाया और तेजी से बगल की पतली गली में जाकर विलीन हो गई। मैं कुछ पल जड़वत वहीं खड़ी की खड़ी रह गई। कुछ देर बाद जब होश आया तो मुझे जमीन पर एक कागज का टुकड़ा दिखाई दिया। उठाकर देखा तो किसी साइकियाट्रिस्ट का प्रेस्क्रिप्शन था। एक मानसिक रोगी के लिए लिखा गया था जो कि मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर और ओसीडी का शिकार थी। रोगी का नाम था छवि छाया।